यानी अध्याय, तो इसके रेफरेंसेस लिख के रखिए। सुश्रुत चिकित्सा 31, तो इसमें इनसे भी क्या आ सकता है कि सुश्रुत ने पंचकर्म का वर्णन, स्नेहाध्याय का वर्णन अमुक स्थान में किया, तो चिकित्सा स्थान, और चरक ने सूत्र स्थान 13 यानी कल्पना चतुष्क के स्टार सूत्र स्थान 13, तो ये 13 है वो 31 है, तो ध्यान में रखने के लिए आसान। फिर जिस क्रम से लिखा है उसी क्रम से करना उचित रहेगा। तो स्नेह के पहले गुण दिए हैं उनको छोड़ दो, जो जैसे संतर्पणजन्य होने चाहिए वैसे उसको छोड़ने के बाद 4 प्रकार है स्नेह, उसमें ग्रेडेशन है कि सर्पी मज्जा वसा तैल यथोत्तर ये वातरपग्न है यथा पूर्व पित्तग्न, तो ये सबको पता है कि सर्पी पित्तग्न है, लेकिन जो तैल के बारे में है वो केवल पता रहता है कि वातग्न है, तो उसने लिखा है वातकपग्न है, तो दैट इज A+B, तो एक बात है। दूसरी बात, जो बीच वाले 2 लोग हैं उनकी ग्रेड देख के रखिए, सर्पी पता है पित्तग्न है, तैल पता है वातग्न है, अभी पता चला वातकपग्न है, लेकिन जो 2 बीच वाले लोग हैं वसा और मज्जा, उनमें कौन पित्तग्न है कौन कपग्न है वो देख के रखिए, तो फिर ये आसान रहेगा आगे। फिर उनका गौरव, तो गौरव जरा विचित्र बात है, थोड़ा सा उल्टा हुआ है एकदम, सर्पी मज्जा वसा तैल विचित्र, सर्पी तैल वसा मज्जा हुआ, प्रताप तैलम गुरु वसा, तो ये गौरव की बात है। सबसे लघु कौन है तो घृत, और सबसे गुरु कौन है तो मज्जा, ये एक्समेटी हो गई। बीच के भी 2 पता होने चाहिए ग्रेड की रूप से कि तैल ज्यादा लघु है और वसा ज्यादा घृत दोनों। तो जब चारों चीजों का इंफॉर्मेशन हो तो ग्रेड देखना जरूरी है, और जब 2 चीजों का हो तो आसान होता है सबसे अच्छा क्या है सबसे बुरा क्या है, यानी एक्सट्रीमिटी देखना है आगे। फिर संयोग यमक व त्रिवृत और महा, तो इसमें यमक को इम्पोर्टेंस रहेगा क्योंकि इस नाम से चरकल्प स्थान चरक सिद्धि 2 में तैल आएगा, वो एक लिख के रखिए, सॉरी चरक सिद्धि 4 में। स्नेह के व्यापक के अध्याय में यमकाक्षम तैलम जो पित्त के लिए आता है, तो यमक के मतलब 2 हुए। फिर त्रिवृत, त्रिवृत नाम का आगे द्रव्य आएगा, त्रिवृत नाम का आगे अक्षरों में घृत आएगा, तो त्रिवृत के 3 अर्थ हो गए। यहाँ पर 3 स्नेहों का संयोग, त्रिवृत नाम का मृदु सॉरी सुखविरेचक द्रव्य, और त्रिवृत नाम का आगे अक्षरों में घृत आता है, तो वो महास्नेह के बारे में कोई गड़बड़ी की बात नहीं है, तो चारों चीजें एक साथ। फिर उसके बाद इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन, तो इंडिकेशन पढ़ने के बाद पता चलता है कि ये सारा स्नेह गुरु संतर्पण पृथ्वी जल इस ओर से लिखा हुआ सारा बात है, तो उसको लॉजिकल समझ के छोटी। सेम अप्लाइज टू स्नेह के कॉन्ट्रा इंडिकेशन, स्नेह अगर क्लेद है जल है आप है संतर्पण है, तो उसके समान चीजों में उसको कॉन्ट्रा इंडिकेट किया है। इस तरह से उरुस्तंभ अतिसार आम बलरोग गरविष उदर ये सारे जल प्रधान क्लेद प्रधान कप प्रधान पृथ्वी महाभूत जल महाभूत प्रधान चीजें, जिसमें स्नेह वर्ग है तो उसमें नई बात कुछ है नहीं। जो स्पेशल इंडिकेशन वो दिख रहे थे, सर्पी का इंडिकेशन हमने नोट के रूप में लिखा था, बहुत बड़ा है इंटेलेक्चुअल फैकल्टी, उसमें दृष्टि सौकुमार्य स्वर बुद्धि मेधा सारी चीजें उसमें आ गई। तो जितनी भी शारीरिक चीजों से ऊपर की चीजें हैं या गंभीर धातुओं की चीजें हैं जिसे हम इंटेलेक्चुअल फैकल्टी कह सकते हैं, वो सारी चीजों में इंडिकेशन के रूप में। तैल, तैल में 2 पार्ट हो जाते हैं, तैल स्निग्ध है इसलिए आने वाले इंडिकेशन, जैसे कि तैल क्रूर उष्ण में देना चाहिए, तैल वात में देना चाहिए, लेकिन उसके बाद लिखा है तैल उष्ण होने के कारण आने वाली चीज, वो देखिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रंथि नाड़ी कृमि मेद, तो ग्रंथि नाड़ी कृमि और मेद इनके समान तैल लगता है, क्योंकि तैल स्वयं स्निग्ध है, तैल स्वयं गुरु है, तैल स्वयं पृथ्वी जल महाभूत प्रधान है, इसके बावजूद वो ग्रंथि में नाड़ी में कृमि में मेद में लिखा गया, तो उसका कारण जो है उसका संतर्पण जन्य स्निग्ध गुण नहीं है, बल्कि उसका स्वयं का जो उष्ण गुण है उसके कारण। तो ये थोड़ा सा इलॉजिकल उसका इंडिकेशन, तो इम्पोर्टेंट है। ग्रंथि नाड़ी कृमि कफ और मेद इनमें तैल की इंडिकेशन लिखी है। क्रूर कोष्ठ में तो लिखना ही चाहिए, क्योंकि क्रूर कोष्ठ यानी वात, वात यानी वृक्ष, वृक्ष यानी तैल की संख्या वहाँ पर उपयोगी है, उसमें कोई इंपॉर्टेंट उसका आता नहीं आगे। उसके बाद वसा और मज्जा का कॉमन इंडिकेशन पहले, एक्सीडेंटल चीजें दग्ध हत भ्रष्ट मर्माघात एक्सेट्रा, और वसा का स्पेशल इंडिकेशन योनि कर्ण शिरोरुजा, योनि कर्ण शिरोरुजा। फिर ऋतुनुसार स्नेह, ये जरा गड़बड़ी वाली बात है। पहली 2 चीजें लॉजिकल है, तैलम प्रावृषि, तैल का प्रयोग प्रावृत ऋतु में करें क्योंकि प्रावृत में वात का प्रकोप होता है, बराबर। तो सर्पी शरद, घृत जो है शरद ऋतु में जाना चाहिए क्योंकि शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है। और शेषव लिखा है माधव, तो ये ऋतु नहीं है, ये क्या है ये मास है, तो लिखना चाहिए कि वसा और मज्जा माधव यानी ब्रैकेट में वैशाख मास में देते। तैल के लिए ऋतु लिखा प्रावृत, घृत के लिए ऋतु लिखा शरद,
वसा मध्य के लिए ऋतु नहीं लिखा है, वसा मध्य के लिए मास लिखा है जो वैशाख है, यानी ब्रैकेट में माधव है। तो माधव कहने से या वैशाख कहने से कौन सा ऋतु आना चाहिए इमीडिएटली? चैत्र वैशाख से कौन सा बनता है? वसंत। तो वसंत तो लॉजिकली आना चाहिए, लेकिन आता नहीं, क्योंकि अगर चैत्र वैशाख, वैशाख से वसंत कहेंगे तो वसंत में कफ का प्रकोप होता है, और कफ के प्रकोप में आप वसा मध्य जैसी गुरु स्निग्ध शीत चीजें देंगे क्या? तो अगर प्रावरुट कह रहा है तो ये प्रावरुटादि क्रम का मास है, और प्रावरुटादि क्रम में वैशाख मास जो है वसंत में नहीं आता, तो ग्रीष्म में आता है। और ग्रीष्म में प्रत्यहम शीते श्लेष्मा तेन वायुष्य वर्तते, अभी वसा मध्य बराबर कि हर दिन वायु बढ़ रहा है, हर दिन बल यानी कफ कम हो रहा है, इसलिए वसा मध्य का वहां पर लेना उचित है, क्योंकि ग्रीष्म गर्भवाले न सर्वेशम दुहणम। इस तरह तो ये जरा विचित्र बात है कि यहाँ पर मास दिया गया है, दो चीजों का इंडिकेशन है, और उसका जो एक्सप्लेनेशन है ये नॉर्मल तरीके से नहीं आता। ठीक है, आगे उसके बाद उसकी विचारणा है। विचारणा, तो विचारणा में पहले 2 MCQ नंबर के है, चरण ने 24 लिखा, 64 लिखा। 24 जो है आहार कल्पना या रूट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, उपयोजन विधि के अनुसार, और 64 जो है रस के अनुसार। तो ये सामान्य क्वेश्चन हुए उसके। फिर उसमें एक क्लॉज आता है अच्छपान। इसके 3 आंसर हैं। अच्छपान क्या है? विचारणा नहीं, इट इज नॉट ए विचारण, पहले। दूसरा, स्नेह का सर्वश्रेष्ठ कल्प, स्नेह का सर्वश्रेष्ठ कल्प है, जिसे शब्द दिया गया है प्राथम कल्पिका। प्राथम कल्पिक का मतलब पहला कल्प नहीं होता, प्राथम कल्पिक का मतलब होता है प्रेफरेबल, फोरमोस्ट, सर्वप्रथम ग्राह्य। और तीसरी बात, स्नेह कर्म आशु साधन, सबसे ज्यादा गति से स्नेहन का काम अच्छे पान से होता है। तो ये 3 इसमें एमसीक्यू बन सकते हैं, जिसमें से अंतिम चीज को छोड़ दीजिए, क्योंकि प्लेन अच्छे व्रत देंगे तो उसमें चालू है। आगे तो इसको तो कोई, तो अच्छे पान में 3 एमसीक्यू बनेंगे। एक तो स्नेह कर्म आशु साधन, दूसरा प्राथम कल्पिक का शब्द लिख के रखिए, और तीसरा ये विचारणा नहीं है, दिस इज नॉट ए विचारणा। तो विचारणा क्या है? विचारणा का मतलब है चर गति भक्षण योग। चर यानी खाना और चर यानी चलना। तो अभी घृत के बारे में या स्नेहपान के बारे में चलने की बात नहीं है, खाने की बात है। तो विविधम चरंती इति विचारणा, एक सामान्य मार्ग है, यहाँ से मुंबई जाने के लिए आप एक्सप्रेस हाईवे से जाओ, लेकिन आज किसी आंदोलन के कारण वो जाम है, तो अच्छपान नाम का जो नॉर्मल रूट है वो बंद है। आदमी कहता है कि मैं तेल नहीं पीऊंगा, घृत नहीं पीऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो चरक बोला ठीक है, मैं उसमें शक्कर मिला के देता हूँ, मैं उसमें कोकम मिला के देता हूँ। उसके पास 63 रस हैं, तो ओरिजिनल अच्छपान 1 और बाकी 63 ऐसे मिला के ये 64 विचारणा है, जिसमें से वो फिर से क्लॉज बनाता है कि भाई अच्छपान इज नॉट ए विचारणा, इट इज द स्ट्रेट रूट विच इज टू बी अडॉप्टेड ऑलवेज। और जब वो बोलता है कि नहीं करूंगा, मैं इस रूट से नहीं जाऊंगा, तब विविधम चरंती, डाइवर्जेंस है ये, कि उसी मुकाम पर, उसी स्नेह, सम्य स्नेह के मुकाम पर पहुंचने के लिए अच्छपान के अलावा उपलब्ध होने वाले अन्य मार्ग, दैट इज विचारणा। तो वो जो बात है वो इस तरह से समझनी चाहिए। 64 के अलावा दूसरा जो चीज है कि 24 विचारणा है, वो कहता है कि आप 64 के 64 रस उसमें डाल दो, मैं पीऊंगा ही नहीं, तो ये मार्ग बंद होगा, पान नाम का मार्ग बंद होगा। तो चरक ने उसके अलावा बाकी के मार्ग दिए जो 24 है, कि खिचड़ी में डाल के दे दो, अभ्यंग करो, बस्ती करो, कर्ण पूर्ण करो वगैरह। तो विचारणा का मतलब विविधम चरंती इति, विचारणा का मतलब कोई पूछने की बात नहीं है, वो ऑप्शन है। आगे कभी पूछा गया है कि विचारणा का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन, कल्पना, पर्याय इत्यादि। आगे फिर उसके बाद मात्रा। ये मात्रा जो है, इसमें 3 मात्रा तो आपको पता है, 2, 4, 8 है ना। 2 याम में पचन होने वाली ह्रस्व, 4 याम में पचन होने वाली मध्यम, और 8 याम में पचन होने वाली उत्तम। तो उसके पहले एक मात्रा है टीडी, टेस्ट डोज, दैट इज एक याम परिणामिनी रसीयसी, एक याम परिणामिनी रसीयसी। जैसे गरीय शब्द होता है, गरीय, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, गरीयस कंपैरेटिव डिग्री है कि जो गुरु है उससे थोड़ा ऊपर, दैट इज गरीयस। वैसे ह्रस्व से भी थोड़ा नीचे, कम से भी कम, दैट इज वो रसीयसी, द मिनिमम डोज। कि किसी आदमी को 2 याम में ये स्नेह पचन होगा, ऐसे आपने थोड़ी पता चलेगा। शोधन के लिए जनरली 4 याम में पचन होने की मात्रा चाहिए, तो अमुक आदमी को इतना स्नेह 4 याम में पचन होगा, कैसे पता चलेगा? इसके लिए उन्होंने एक रसीयसी मात्रा की कल्पना की, उसको एक स्नेह की मात्रा दे के रखो, और अगर ये मात्रा 1.5 याम में पचन होती है तो उसकी मात्रा घटाओ।
आधे याम में कठिन होती है तो मात्रा बढ़ाओ, और कुल मिला के ये मात्रा 4 याम के हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके कर दो। तो दैट इज द एवरीडे मात्रा फॉर हिम टू अचीव द सम्यक स्नेहपान इन 5 days, 3 days और 7 days। इस तरह ये जो लिखा जाता है हमारे यहाँ की ये वर्धमान मात्रा में देना चाहिए पुस्तकों में, 30 ml, फिर 60 ml, फिर 90 ml, फिर 120 और 150 ऐसे देना चाहिए। ऐसे ये लिखा गया है, ऐसे शास्त्र में नहीं है। अगर ये वर्धमान मात्रा में देते तो साथ में हो जाएगा, और साथ में हो जाएगा तो उत्प्लेषण नहीं करेगा, उत्प्लेषण नहीं करेगा तो शोधन नहीं होगा। तो ये जो लिखा जाता है, किया जाता है, ये करने की बातें हैं, शास्त्र की बातें नहीं। और हम इस तरह से देखते नहीं शास्त्र में क्या लिखा है। शास्त्र ने लिखा है कि उसकी मात्रा डिसाइड करो और वो मात्रा पहले दिन से स्टार्ट करो। वो आप्लावित होना चाहिए। जरूरत से ज्यादा उसमें स्नेह चला जाएगा तो वो उद्वेलित होगा, तब वो स्नेह शरीर से बाहर निकले, तब आपको सपुरुष स्नेह मिलेगा, तब उसको लगेगा कि ये बाहर फेंकना चाहिए। ऐसे अगर इतना इतना सब साबुन डालेंगे तो मल बाहर नहीं आता। इतना चाहिए कि कपड़ों को भिगो के ऊपर झाग आएगा, तब वो मल को लेके बाहर आ जाए। वो हमें दिखा दिया ना कि रेशो में चला जाता है सर्फ ऐसे, और वहां से तोड़ के निकाल के ऊपर लाता है। दैट एनिमेशन शुड बी अप्लाइड टू आवर साइंसेज ऑल्सो। हमें किसी ने एनिमेशन करके बताया नहीं किसमें ऐसे जाता है और कैपिलरी दोषों के बीच में घुसता है और उसको निकाल के ले आता है, ऐसे बताया। बहुत अच्छी तरह से लिखा है उसने, लास्ट में लिखेंगे उसको। दैट इज मात्रा रसी 1 याम, 2 याम ह्रस्व, 4 याम शोधन और 8 याम उत्तम। अभी उनका प्रयोजन, रसी का प्रयोजन मात्रा निर्धारण, रसी मात्रा का प्रयोजन मात्रा निर्धारण, ह्रस्व का प्रयोजन ब्रूहण। अभी ह्रस्व का प्रयोजन ब्रूहण है, इसलिए उसको परिहार काल नहीं है, इसलिए उसको परिहार काल नहीं है। तो अगर पूछा गया ह्रस्व स्नेहपान का परिहार काल क्या होता है, तो नहीं होता है। अच्छा, उत्तम मात्रा जो है वो गंभीर रोगों के लिए, यानी जब आदमी है या नहीं है, जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं है, उस समय आपको उत्तम मात्रा देनी है। कुष्ठ, विसर्प, उन्माद, दग्ध, मर्माघात, ऐसी स्थितियों में। ये उस जमाने के गंभीर रोग। अभी आज के गंभीर रोग अलग, उनको जो गंभीर रोग लगे उसने उन्होंने लिखा कि उत्तम मात्रा देनी चाहिए। तो उत्तम मात्रा की अवस्था में परिहार काल होने की संभावना नहीं है, तो परिहार काल केवल मध्यम मात्रा को होता है जो शोधन के लिए। जो भी लिखे रखिए प्रयोजन, मध्यम मात्रा शोधन और उत्तम मात्रा गंभीर रोग। अभी गंभीर रोगों में आप नाम लिख के रखो उस जमाने के, कुष्ठ, विसर्प, उन्माद, मर्माघात। अच्छा, अभी मतभेद लिख के रखिए कि केवल अष्टांग हृदय ने लिखा है, केवल अष्टांग हृदय ने लिखा है कि उत्तम मात्रा यानी 24 घंटों की मात्रा शोधन के लिए, और जो आप लोग समझते हैं 8 घंटे की, सॉरी 4 याम की मात्रा मध्यम मात्रा, ये शमन के लिए। ये केवल अष्टांग हृदय में, चरक में नहीं है, सुश्रुत में नहीं है, संग्रह में नहीं है। तो अगर पूछा ही गया अष्टांग हृदय के अनुसार शोधन के लिए मात्रा कौन सी, तो उत्तम। लेकिन चरक में, सुश्रुत में, संग्रह में शोधन के लिए जो मात्रा है ये मध्यम मात्रा ही है। आगे उसके बाद अनुपान, स्नेहों के अनुपान ये चरक में दिए हैं। तैले यूषः 19 इसमें एमसीक्यू क्या आएगा, तैल का अनुपान बताओ। यूष, यूष इसका अनुपान है तैल। अच्छा, वसा मज्जोस्तु मंडस्यात्, वसा और मज्जा का अनुपान मंड, तो इसमें A+B बनेगा। मंड किसका अनुपान है, वसा मज्जा A+B, ठीक है। और जो अंतिम चीज है वो गड़बड़ी वाली, उष्णोदक, ये घृत का भी अनुपान है और सभी का भी अनुपान। तो इसमें क्या होता है कि एग्जामिनर का अभिप्राय क्या है उस पर ये डिजाइन होता है। उष्णोदक अमुक का अनुपान है, नीचे वो घृत भी लिख सकता है, सर्वस्नेह भी लिख सकता है, A+B भी लिख सकता है। या फिर घृत का अनुपान क्या है ऐसे पूछ के उष्णोदक, तैल का अनुपान क्या है ऐसे पूछ के यूष और उष्णोदक ऐसे दे सकता है। तो ये अभिप्राय है उसका कि उसके मन में उस समय क्या है, तो उसके अनुसार वहाँ पर A+B रहेगा, डी ऑल्ट्रो रहेगा, नॉन रहेगा। तो ये उष्णोदक के बारे में जो सिखाएगा तो वो जो सिंटैक्स है क्वेश्चन का वो पढ़ के आंसर दिए। अभी हमारे जमाने में क्या होता था कि संदिग्धता रहती थी, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक, ABCD नहीं रहता था। अभी कंपलसरी कंप्यूटराइज चेकिंग होने के कारण एक आंसर रहेगा, तो या तो वो आपको नन ऑफ दिस देगा, या ऑल्ट्रो देगा, या A+B देगा, या स्पेसिफिक कोई ABCD देगा। तो वो उस पर निर्भर करता है कि उसने किस दृष्टि से पूछा है। उष्णोदक को सभी का समझ के पूछ रहा है कि केवल घृत का समझ के पूछ रहा है, उस दृष्टि से आएगा, ठीक है। आगे उसके बाद स्नेहन के बाद शोधन की काल मर्यादा। तो स्नेहन के बाद 3 दिन रुककर प्रस्पंदन करे। तेरा का शब्द क्या है, प्रस्पंदन। विरेचन आपको पता है, बराबर है, लेकिन विरेचन का जो पर्याय नाम है 413 में आया हुआ वो प्रस्पंदन है, और ये नाम बहुत बार यूज नहीं हुआ है, इसलिए लिखना चाहिए कि प्रस्पंदन शब्द विरेचन के लिए 413 में आता है।
जो स्नेहन के 3 दिन बाद करना है। और वमन सबको पता है, एक दिन छोड़कर। एका होकर तो तद्वत भुक्ता प्रच्छर्दनम पिबे। तो प्रच्छर्दन और वमन ये मालूम होने वाले पर्याय शब्द है, लेकिन विरेचन और प्रस्कंदन ये इतने आसानी से पता नहीं चलते। तो अंडरलाइन प्रस्कंदन फॉर विरेचन। अभी मतांतर लिख के रखिए। केवल हेमाद्री और अष्टांगहृदय का कहना है कि स्नेहन के 2 दिन बाद वमन करना चाहिए। स्नेहन के 2 दिन बाद वमन करना चाहिए। एका हम दिनम अन्यच्च कफम उत्क्लेश तत्करैहि, इस तरह से लिखा है। स्निग्धः त्रयं स्थितः कुर्यात् विरेकम, इस तरह की तरह। तो पहला वाक्य से स्निग्धः त्रयं स्थितः कुर्यात् विरेकम। वमनम पुनः, वमन कैसे करें? एकाहम दिनम अन्यच्च, एकाहम एक दिन, दिनम अन्यच्च और एक दिन रुक कर, यानी 2 दिन रुक कर वमन कर। हेमाद्री स्पष्ट रूप से लिखता है दिनद्वयम मिश्रमो मौनम कारयेत। तो ये स्पेशल कोई अगर पूछा तो, वरना जो नॉर्मल आंसर आप देंगे वो विरेचन 3 दिन बाद, वमन 1 दिन बाद। आगे सम्यक स्नेहन के लक्षण 5 लक्षण है। 5 लक्षण कंठस्थ करके रखिए, सभी जगह सेम है। वातांग रम्यम दीप्ताग्नि, स्नेह पुरीश, स्नेहोद्वेग और क्लम। स्नेहन की मर्यादा मृदु कोष्ठ 3, क्रूर कोष्ठ 7। केवल संग्रह ने लिखा है कि मध्यम कोष्ठ के लिए 5। चरक में नहीं है, सुश्रुत में नहीं है, अष्टांग में नहीं। मध्यम कोष्ठ के लिए 5 दिन, यूनिक रेफरेंस हम संग्रह। बाकी 3 मृदु के लिए और 7 क्रूर के लिए, सबको पता है। आगे सम्यक स्नेहपान के लक्षण, सम्यक स्नेहपान के लक्षण और अनुवासन के लक्षण एक समान, और अनुवासन के लक्षण एक समान। जब अनुवासन में जाएंगे फिर से रिपीट करेंगे। अच्छा, स्नेहन के विपरीत क्या है? रूक्षण। रूक्षण के सम्यक योग लक्षण लंघन के समान। रूक्षण के सम्यक योग लक्षण लंघन के समान। अच्छा, 7 दिन के बाद अगर स्नेह दे तो क्या होता है? 7वीं भवेत परम। 7 दिन बाद स्नेह 7 में होता है। तो इसमें 1 लाइन लिख के रखिए। 7वें भूतो ही कुरुते न मलाना उदीरणम। 7 में स्नेह मलों का उदीरण नहीं करता है, यानी असात में स्नेह ही मलों को उदीरित करता है। असात में स्नेह ही मलों को उदीरित यानी उत्प्लेषित करता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव सेम है। अभी कुछ कंडीशन में स्नेहन के पूर्व रूक्षण जरूरी है। परस्पर विपरीत उपक्रम। स्नेहन के पूर्व रूक्षण की इंडिकेशन। स्नेहन पूर्व रूक्षण अर्हता। मांसल मेद प्रधान, मांसल मेद प्रधान। भूरी कफ, शब्द वैसे लिख के रखे। भूरी कफ और विषमाग्नि, इनमें पहले रूक्षण करें और बाद में स्नेहन करें, क्योंकि ये पहले ही सुस्निग्ध है। मेद प्रधान, मांसल, भूरी कफ, इनमें पहले से स्नेह विद्यमान है, पहले से जलमाभूत विद्यमान है। तो इसमें और स्नेह डालेंगे तो क्या होगा? और उत्प्लेष होगा। इसलिए वो कहते हैं कि उनको पहले थोड़ा रूक्षण करो और बाद में उनका स्नेहन करो, तो वो लागू पड़ेगा। तो बचपन में हमने देखा है की आई त्या कुरड्या, चिकाच्या कुरड्या घालायच्या. तुमच्या लहानपणी बघितलं असेल, ते गव्हाच्या चिक काढायचं, त्याच्या कुरड्या घालायच्या. ते कुरड्या घालून झाल्या की थोडे सांडगे टाकतात शेवटी, जे कुरड्या पडत नसते. सकाळी 10ला ते सांडगे टाकले की दुपारी 2 पर्यंत निम्मे वाळतात. आतून ओले असतात, बाहेरनं कोरडे असतात. त्याचे उचलून खाता येतात. तुम्ही जर चिक खायचं म्हटलं सगळ्या बोटाला लागतात हाताने, पण सांडगे खातात कारण ते निम्मे वाळलेले असतात. दॅट इज रूक्षण, स्नेहपूर्व रूक्षण. कि भूरी श्लेष्म, मांसल, मेदुर, इनमें पहले टीका करके आवाज थोड़ा उनको रूक्षित किया, तो यू कैन गेट देम अप, यू कैन लिफ्ट देम अप. इस तरह से होता है. तो जो जो पिंड में वो सारा ब्रह्मांड में, उसी तरह से सारा एप्लीकेशन होता है. आगे सद्य स्नेह, संख्या 7, डिस्क्रिप्शन करने की जरूरत नहीं, मत करो, कोई जरूरत नहीं, उसको छोड़ दो. संख्या 7 सद्य स्नेहों के अलावा और एक स्नेह है जो सद्य स्नेहों में नहीं है, लेकिन वो भी अचिराग स्नेह यति नरम. वो भी शब्द लिख के रखिए, अचिराग स्नेह यति, यानी जल्दी स्नेहन करता है, यानी क्या सद्य स्नेहन करता है, लेकिन वो 7 स्नेहों में नहीं है. तो दैट इज अपवाद. वो शब्द है सक्षार लवण तैल, लवण युक्त स्नेह, लवण युक्त स्नेह, जो आया था वमन के अवरोध की चिकित्सा में. सक्षार लवण तैलाभ्यंगम के प्रसिद्ध से. उसके बाद स्नेहन के लाभ, ये 2 जगह लिखे हैं. चरक सिद्धि 1, स्नेहन के लाभ चरक सिद्धि 1, ये प्राइमरीली करने चाहिए. ये 3 लाभ है, यानी ABC D ऑल ट्रू बन सकता है. पहला है मृदु करोति देहम, देह को मार्दव कराता है.
मल्ल संग को नष्ट करता है, विनिहंति मलानाम संगम, और वात का शमन करता है। स्नेहो नीलम हंति मृदु करोति देहम मलानाम विनिहंति संगम, ये चरक का सिद्धिस्थान 1 का श्लोक, 3 चीजें। सुश्रुत ने बड़ी लंबी चौड़ी चीजें लिखी है, तो पहला शब्द लिख के डॉट डॉट करके छोड़ दीजिए। दीप्तांतराग्नि डॉट डॉट डॉट, दीप्त अंतराग्नि। अब ये कारण वाला अलंकार है, ये जो सुश्रुत ने लिखे हुए लाभ है, सुश्रुत 31 के अंत में। दीप्तांतराग्नि, परिशुद्ध कोष्ठ, प्रत्यग्र धातु, बलवर्ण युक्त, दृढ़ेन्द्रिय, मंदजर और शतायु, ये परस्पर घटनाओं के कारण आगे के लाभ मिलते हैं, तो इसे कहते हैं कारणमाला अलंकार। तो भी एमसीक्यू की बात है, स्नेहन के लाभ अमुक के अनुसार लिखे हैं, कारणमाला के अनुसार। स्नेह के कारण दीप्ता अंतराल में होता है, उसके कारण कोष्ठ शुद्धि होती है, उसके कारण हर धातु अगला अगला अच्छा बनता है, उस कारण से आदमी का बलवर्ण अच्छा रहता है, उस कारण से उसके इंद्रिय अच्छे रहते हैं, इस कारण से वो धीरे धीरे बुढ़ा होता है, यानी जल्दी बुढ़ा नहीं होता, चिरतरुण रहता है, इस कारण से वो 100 साल तक जीता है, दीर्घायु होती है। ये कारणमाला शब्द लिख के रखिए। दीप्ता अंतराग्नि, परिशुद्ध कोष्ठ, प्रत्यग्र धातु, बलवर्ण युक्त, दृढ़ेन्द्रियो मंदगर शतायु, स्नेह को देवी पुरुष प्रतिष्ठा। ये अष्टांग से चरक से बातें की, बाकी थोड़ी सी बातें अभी। सुश्रुत ने कहा कि पुरुष स्नेह सार, पुरुष क्या है? स्नेह सार। तो स्नेह सार पुरुष को किसने कहा? सुश्रुत ने कहा। सुश्रुत ने पुरुष को क्या कहा? नीचे दिया रहेगा स्नेह सार का। तो ये कुछ विशेष शब्द हैं जो एमसीक्यू के लिए जरूरी है। सुश्रुत की आदत है, वो जिस अध्याय में रहेगा उस अध्याय का विषय उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। अगर वो रस में है तो वो लिखेगा कि रस ही जीवन है। अगले अध्याय में लिखेगा कि रक्तम जीव इति स्थिति। सुसु 14 का अंतिम शब्द है रक्तम जीव इति स्थिति, और सुसु 15 का पहला शब्द है दोष धातु मल एव देह संभव हेतवा, यानी एक अक्षर भी बीच में नहीं गया। अभी अभी अष्टावधि में था, 2 मिनट बाद रिपब्लिकन, इस तरह से। अच्छा, अगर वो यंत्र में है तो कहेगा कि यंत्रम श्रेष्ठ, शस्त्र में तो कहेगा शस्त्रम श्रेष्ठ, क्षार में कहेगा क्षारः शस्त्राणु शस्त्राणाम श्रेष्ठ, अग्नि में कहेगा कि अग्नि क्षाराद अपि श्रेष्ठ, जलौका में कहेगा परम सुकुमाराणाम सुकुमारो अयम उपाय। कौन से भी अध्याय, जिस अध्याय में रहेगा उस अध्याय की जय हो। तो उसने जहां जहां ऐसा कहा है, दोज ऑल आर एमसीक्यू, क्योंकि दोज ऑल आर वन लाइनर, जो कुछ विशेष बात उसके बारे में कहेगा, इसलिए उन चीजों को देखना चाहिए। वैसे यहाँ पर सुश्रुत ने लिखा स्नेह सारो अयम पुरुष, फिर उसने अग्रह संग्रह दिया है, वो लिख के रखिए। स्थावर में तिल तैल, जंगम में गो घृत, जंगमेभ्यो गव्यम घृतम प्रधानम, स्थावरेभ्यो तेल तैलम इति। इन चरक ने क्या कहा? चरक ने लिखा बलार्थे स्नेहने तिल तैलम, बलार्थे स्नेहने तिल तैलम, A+B। चरक में तिल तैल के 2 उपयोग बताए, बलार्थे स्नेहने, और एक दिया उसने एक्सेप्शनल, ऐरण्यम तो विरेचने, विरेचन के लिए एरंडस नहीं है। तो ये 3 एमसीक्यू यहाँ पर द्रव्यों के रूप में बने। फिर सुश्रुत के अध्याय का वैशिष्ट्य, इस अध्याय के अंत में मान परिभाषा और स्नेहपाक कल्पना है, जो हम सारंगर में जाने के बाद फिर से रेफर करेंगे। सुश्रुत के इसी अध्याय में मान परिभाषा और स्नेहपाक कल्पना है। वैसे कल्पना जाएंगे तो फिर से आएंगे यहाँ पर लौट। फिर चरक ने एक हिस्टोरिकल उल्लेख किया है जो 2-3 बार पूछा गया है। चरक सूत्र 13 का शुरुआत, यानी चरक के स्नेह अध्याय की शुरुआत सांख्य शब्द से होती है, स्टार्ट विद सांख्य वर्ड। चरक के 13वें अध्याय की शुरुआत सांख्य शब्द से होती है। तो सांख्य शब्द का कुल मिला के चरक में उल्लेख 6 बार है। सांख्य शब्द इज मेंशन्ड इन चरक संहिता और 6 टाइम्स। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। अम्लपित्त का उल्लेख चरक में 9 बार है। शंख का उल्लेख चरक में 3 बार। तो ऐसे स्टैटिस्टिकल चीजें कभी कभी पूछी जाती है। हेलो,
नाही 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 मी क्लासमध्ये मी 3 वाजता फोन करतो. तो चरक में सांख्य शब्द 6 बार, अम्लपित्त 9 बार, शंकर 3 बार, ऐसी जो चीजें आगे आएंगी वो समय बताया. तो सांख्य शब्द जो है ये पहली बार आता है चरक सूत्र 1 में. तो ऐसे कुल मिला के 6 बार. जामनगर में क्या होता था कि सीनियर लोग जो है जूनियर लोगों को खाने के टेबल पर क्वेश्चन पूछते, बड़ी बुरी आदत थी. सीनियर लोग जो थे वो भी ब्रिलियंट रहते थे, जो नीचे से सिलेक्ट होकर आ गया जूनियर वो भी ब्रिलियंट रहता था. और लड़के लड़कियों का मैथ एक साथ. तो लड़कियां ऐसे बैठी है, लड़के ऐसे बैठे हैं, और सीनियर जो है वो जूनियर को जानबूझकर क्वेश्चन पूछे. हाँ तू फर्स्ट आया था ना, अभी तो ये बता दे. और ऐसे क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर कभी नहीं आएगा. तो नहीं आता है सर, ऐसे करके नीचे मुंडी करके खाना है. ऐसे रोज चलता, जितना अपमान सहन करने का. और वहां पर 1 साल सीनियर हो तो भी इसको सर कहना. तो बीत गया 1 साल, और अगले साल हम सीनियर हो गए और जूनियर लोग आ गए. जिनमें मैट्रिक लड़कियां भी थी, लड़के भी थे. लड़कियां खाना कर रही है तो मैं लड़कों को क्वेश्चन पूछूंगा ही. तो मैं लड़कों को क्वेश्चन पूछता, और ऐसे खतरनाक क्वेश्चन कि उसको कहना पड़ेगा नहीं सर सार नहीं पता था और खाना खाया. मुझे बड़ा नेचुरल वृत्ति आदमी की है. तो एक दिन क्या हुआ, मैंने क्वेश्चन पूछा कि बता चरक में सांख्य कितनी बार है. उसको नेचुरल नहीं आना था. तो बोला सर बाद में बताता हूँ. बोला बाद में बता, बाद में कल बताया तो भी चलेगा, अगले साल बताया तो भी चलेगा. ऐसे करके मैं उसको टीच करके छोड़ दूँ. तो आपको 10:30 बजे वो लड़का है. मैंने बोला क्या वो सांख्य 10:30 बजे. अच्छा आ जाएंगे. तो चरक लेके आया था सर सांख्य है. तो अंदर आके बैठ गया. मैंने बोला बता. तो उसने बोला सर ये चरक में सांख्य जो है ये 6 बार. मेरे को मालूम था 6 बार नहीं 5 बार. तो मैंने बोला नहीं 5 बार है 6 बार नहीं. तो 5 तो बता. तो उसने बोला देखो सर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 मेरे को पता थे. और सर ये 6. अगर ये उसने खाने के टेबल पे बताया होता तो क्या होगा. तो भगवान की दया से उसको खाने के टेबल पे पूजा नहीं 6 बाद में पूजा 10:30 बजे. तो सारी इज्जत वगैरह बच गई, वरना बड़ी मुश्किल. उस दिन से मैंने किसी को बाद में कभी भी टेबल पर क्वेश्चन नहीं किया. ये फायदा होता है कि आप जब बड़े इंस्टीट्यूट में सिलेक्ट होते हो तो आपके साथ पढ़ने वाला हर आदमी ब्रिलियंट, जूनियर हो सीनियर हो बैचमेट हो कोई भी, वो आपकी तुलना में कहीं ना कहीं सवार होता ही. आप यहाँ है तो वहाँ हो. तो ऐसे लोगों के साथ पढ़ने में आपका भी स्टैंडर्ड जो है पढ़ने को बढ़ता चलेगा. वो था लातूर में अभी जो पढ़ाते द्रव्य उनकी एचओडी है मल्लारी सतीश पंडित. ही वॉज ओरिजिनली फ्रॉम नांदेड़. बिंदु माधव कट्टी के शिष्य थे. बाद में औरंगाबाद में था. जामनगर में सिलेक्ट हुआ. मेरे 1 साल बाद सिलेक्ट हुआ. लेकिन एक्सट्रीमली ब्रिलियंट आदमी था, आज भी है वैसे. तो उस तरह से इन लोगों के साथ पढ़ने से पता चलता है कि वेयर यू स्टैंड एंड वेयर यू हैव टू रीच. तो उन लोगों के कारण जो इंस्पिरेशन मिलती है, वो लोग क्वेश्चन जो पूछते हैं उस कारण से अपना भी स्टडी उस तरह से बढ़ता चला जाता. मेरे साथ जूनियर में श्रीरंग गलगली थे, वो भी बहुत जीनियस थे. इस तरह से बहुत लोग थे कि जो उनके क्वेश्चन के कारण, उनके थीसिस के कारण अपना जो स्टडी है वो बढ़ता चला. तो कीप द एम दैट यू शुड बी गेट सिलेक्टेड एट हाईएस्ट लेवल. मैं बीएड में फर्स्ट आना चाहता हूँ, क्योंकि आपके साथ जो लोग पढ़ेंगे वो आपसे भी कहीं ना कहीं 4 कदम आगे रहेंगे. तो नेचुरली आपका भी स्टैंडर्ड वहाँ से आगे चला जाएगा. तो एस्पायर फॉर आगे. उसके बाद चरक सूत्र नेचुरली 14. अगला अध्याय सुश्रुत चिकित्सा 32 और अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 17 वेद. तो ये जो अध्याय है इसमें पहले प्रकार दिए हैं. तो प्रकार देखिए. प्रकार है सुश्रुत में 4, वाग्भट में 4, ताप उष्म उपनाह और द्रव. सभी सारी मनोरंजक बातें, क्योंकि हमें स्वेद जो है चरक की दृष्टि से पता है. स्वेदस्तापोपनाहोष्म द्रव भेदा चतुर्वेदा. हाँ ये सुश्रुत में है और अष्टांग हृदय में. चरक में 13 स्वेद है. अग्नि स्वेद के प्रकार कितने हैं? 13 में से उपनाह स्वेद चरक में अग्नि स्वेद में नहीं आता है. तो उपनाह नॉट टू बी काउंटेड. चरक के 2 द्रव स्वेद है, नाड़ी परिषेक और अवगाह. ये 2 स्वेद द्रव स्वेद में चले जाते हैं. अभी रह गए 11 में से कुछ यहाँ और कुछ यहाँ.
अभी जो 11 है तो नेचुरली यहाँ पर 6, यहाँ पर 5 होंगे, तो 5 संख्या कम है तो 5 संख्या पहले कर लो, बाकी जितने बचे वो सारे उष्ण स्वेद। ये है जेनताक, करशु, कुटी, कूप और होला। अभी अगर 13 स्वेद आपको आते हैं नाम से और उसमें से यहाँ पर 7 स्वेद लिखे तो बाकी 6 तो आपको अपने आप पता चल जाएंगे कि भाई नाड़ी है, अश्मघन है, ये सारे उष्ण में चले जाएंगे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि अमुक अमुक स्वेद इंक्लूडेड इन सुश्रुत अमुक अमुक कैटेगरी, तो इस तरह से आपको बना बनाया मैटर मिल जाता है। दिस इज फ्रॉम गल्लन। ये चरक ने लिखा कि मैं इसमें समझ आता हूँ, सुश्रुत ने लिखा कि जरा कि इनको मैं इंक्लूड करता हूँ। ये गल्लन का कंपैरिजन है कि सुश्रुत के 4 स्वेदों में चरक के 13 अन्य स्वेदों को उसने सम्मिलित किया। एक्चुअली 13 स्वेदों को 3 में सम्मिलित किया है, क्योंकि उतना स्वेद का वर्णन चरक ने अनन्य स्वेदों में। इस तरह से देखने वाली बात है, इस पर एमसीक्यू आने की संभावना काफी रहेगी। आगे तो 4 में 13 स्वेदों का इंक्लूजन, जिसमें उपनाह 0, द्रव 2, ये ध्यान में रखने के लिए आता है, और 6 और 5 में से 5 ध्यान में रखिए तो 6 अपने आप आ जाए। आगे उसके बाद आशयगत वेदावस्था, आशयगत वेदावस्था, आमाशयगत बात में रूक्ष पूर्व और पक्वाशयगत बात में स्निग्ध पूर्व। ये आसान बात है। आमाशय अगर कफ का स्थान है तो रूक्ष पूर्व स्वेद देंगे, पक्वाशय अगर वात का स्थान है तो स्नेह पूर्व स्वेद देंगे। रटो मत उसको, समझो कि आमाशय यानी कफ इसलिए रूक्ष पूर्व स्वेद और पक्वाशय यानी वात इसलिए स्निग्ध पूर्व स्वेद। इतना है। आगे अल्प स्वेद के अवयव, अल्प स्वेद के अवयव वंक्षण, अल्प स्वेद के अवयव वंक्षण और अस्वेद्य अवयव, ये 3 है। दृष्टि, मुष्क, हृदय, दृष्टि, मुष्क, हृदय, अभी 3 है तो ऑल ट्रू, और वंक्षण 1 है तो ABCD। वो हमेशा कैलकुलेट करो कि इस पर आने वाला एमसीक्यू किस प्रकार का हो। 1:1 है तो ये सामान्य एमसीक्यू है ABCD। जहाँ पर ये A+B बनता है, ऑल ट्रू बनता है, नन ऑफ दिस बनता है, वहां पर थिंकिंग नाम की चीज, जहाँ पर प्लेन क्वेश्चन है वहां पर रटने की बात।